आज हम बात करेंगे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में कि किस तरीके से उसने एक भाड़े के गैरेज से स्टार्ट की हुई बुक बेचने वाली एक छोटी सी कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट किया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन भी जरूर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात 1993 की है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के बाद जेफ डीई सो नाम की एक कंपनी में ज्वाइन हुए। ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी और यहाँ पर जेफ बेजोस का जो रोल था वो ये था कि वो अलग अलग जो बिजनेस है, जो नए बिजनेस है, उसके मॉडल को उनको समझना था और आगे उनका क्या फ्यूचर है उसके बारे में उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना था, पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट देना था। इस कंपनी में काम करने के दौरान यंग जेफ ने दो चीजें सीखी, जिसमें से सबसे पहली ये कि पावर ऑफ डेटा। डीई सो ही दोस्तों एक ऐसी कंपनी थी जिसने वॉल स्ट्रीट में यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट में सबसे पहले डेटा के इंपॉर्टेंस को समझा था। और यहां पर काम करने के दौरान जेफ को पता चला कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है और उसे पता चल गया कि इफ यू हैव अ क्वालिटी डेटा देन अल्टीमेटली यू विन। दूसरी चीज उसे पता चली पावर ऑफ इंटरनेट। उस दौरान सालाना 2300% ग्रोथ रेट था इंटरनेट का, यानी कि जेफ को पता चल गया कि अगर वो इस सेगमेंट में काम करेंगे तो आगे जाके उनका भी ग्रोथ बहुत ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जहां पर अनगिनत संभावनाएं हैं। तो डेटा के पावर को अच्छे से समझने के बाद, इंटरनेट के पावर को अच्छे से समझने के बाद यंग जेफ ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ अपना खुद का किया जाए, क्यों ना अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की जाए। तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी और इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट बनाने के बारे में सोचा कि जिसमें उसका गोल था कि वो उसके जरिए बुक्स को बेचेंगे। और अपनी वाइफ मैकेंजी स्कॉट के साथ मिलकर बेलेवू वॉशिंगटन में एक भाड़े का मकान रखा और उसके गैरेज में उसने अपनी कंपनी को स्टार्ट कर दिया। और इस कंपनी का नाम क्या होगा उसको लेकर के उसके मन में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे। सबसे पहले उसने सोचा कि ये कंपनी का नाम आबरा का डाबरा उसके ऊपर से हम लोग लेते हैं, क्योंकि आबरा का डाबरा एक जादुई शब्द है और हमारी कंपनी भी आगे जाके जादुई काम करने वाली है, तो हम उसके ऊपर से नाम रखते हैं। और उसने अपनी कंपनी का नाम ऑलमोस्ट काडाब्रा इनकॉर्पोरेशन फाइनलाइज कर दिया, लेकिन आगे जाके उसके एडवोकेट ने उन्हें सलाह दी कि ये काडाब्रा जो है शब्द वो कडावर शब्द से यानी कि लाश जो होता है शब्द जिसका मीनिंग उसके साथ वो रिलेट करता है, तो ये नाम उन्हें नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद उसने सोचा कि कंपनी का नाम relentless.com रखते हैं। रिलेंटलेस का मतलब होता है निष्ठुर होना और अविरत चलते रहना। आगे जाके ये कंपनी की ये दोनों पहचान बनने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस नाम को भी खारिज किया गया। और उसने सोचा कि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेज़न के नाम से अपनी कंपनी का नाम रखते हैं और उसने अमेज़न नाम को फाइनलाइज कर दिया। अमेज़न नाम रखने के पीछे उसका विजन था कि वो भी दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाएंगे। एक बार ये कंपनी स्टार्ट होने के बाद किसी उसके दोस्त ने उसे फ़ोन किया कि जेफ तू क्या कर रहा है? तो जेफ ने बोला कि मैं ऑनलाइन बुक बेच रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने उसे पूछा कि भाई तेरे पास से बुक कौन लेगा और क्यों लेगा? तो जेफ ने बोला कि लोग मुझसे बुक इसलिए लेंगे क्योंकि मेरे पास इतनी बुक होगी जितनी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। तो इस बड़े से विजन के साथ उसने अमेज़न को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से ही जेफ की सोच थी कि उसके कस्टमर्स को एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस मिलनी चाहिए। वो कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर के टोटली सनकी थे, टोटली पागल थे। और उसके हर एक इंटरव्यूज अगर आप देखोगे तो वो एक ही बात बार बार कहते हुए नजर आएंगे कि हमारी कंपनी का जो फोकस है वो है कस्टमर सर्विस, कस्टमर डिलाइट, कस्टमर एक्सटेसी, ऑब्सेसिव फोकस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, यही हमारी कंपनी का मूल मंत्र है, वो जेफ बार बार कहते थे। और इसी के दम पे दोस्तों अमेज़न अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन लोगों के पास धीरे धीरे लेकिन स्टेडिली, स्लो एंड स्टेडिली वो पहुंचना चालू किया उसने। और उसके साथ साथ अमेज़न का फोकस दोस्तों केवल बुक बेचने के ऊपर नहीं था, वो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उसे पता था कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आगे जाके उनके लिए बहुत ही बड़ा और वैल्यूएबल एसेट बनने वाला है। अमेज़न ने अपनी वेबसाइट पे आने वाले हर एक कस्टमर्स के डिटेल इंटरेक्शन को अच्छे से इवैल्यूएट करना चालू किया
आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाने के बाद कौन सी प्रोडक्ट देखते हो, कितने टाइम उसे देखते हो, क्या क्या परचेज करते हो, दिन के कौन से टाइम में आप कौन कौन सी चीजें देखते हो, ऐसा डिटेल एनालिसिस अमेज़ॉन ने कलेक्ट करना चालू किया। और इसी डेटा के दम पे अमेज़ॉन ने आगे जाके लोगों के फ्यूचर बाइंग बिहेवियर, यानी कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आगे जाके क्या क्या चीजें खरीद सकता है, उसको प्रेडिक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। अमेज़ॉन के चीफ डेटा साइंटिस्ट आंद्रेस वेगन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब हमने लोगों के डेटा को एनालाइज करना चालू किया तब हम टोटली शॉक्ड हो गए। हमें पता चला कि लोग कितने प्रेडिक्टेबल होते हैं, कितनी आसानी से हम इसका पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आगे जाके क्या चीज खरीद सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही चीज वो कस्टमर को अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाते हैं ताकि वो आसानी से उस चीज को परचेज कर पाए और इससे हमारा जो टर्नओवर है, हमारा जो ग्रोथ है, वो मल्टीफोल्ड हम कर पाए। तो एक साइड पे अमेज़ॉन एक्सलेंट कस्टमर सर्विस यानी कि कस्टमर डिलाइट के ऊपर फोकस कर रही थी, तो दूसरी साइड पे अमेज़ॉन डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इवैल्यूएशन के ऊपर फोकस कर रही थी, जिससे लोगों के बिहेवियर को, बाइंग पैटर्न को अच्छे से वो समझ पाए। और जेफ की ये दोनों स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से काम कर गई। उस टाइम पे यूएस में जो टोटल बुक्स बिकती थी उसकी 40% बुक केवल अमेज़ॉन से बिकने लगी और टोटल ऑनलाइन जितनी बुक बिकती थी उसका 2/3 यानी कि 66% बुक केवल अमेज़ॉन से बिकने लगी। इतनी सक्सेस के बाद भी अमेज़ॉन का जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट जीरो था, वो लॉस में काम कर रही थी। और उसने अपने इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाया कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, इसमें शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। एक बार ये हो गया तो आगे जाके पैसा या प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। उसने अपने एक लेटर में अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को लिखा कि इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हैं तो ही अमेज़ॉन में निवेश करें। उस टाइम पे अमेज़ॉन के पास 1,20,00,000 कस्टमर्स थे। उसके पास अपनी वेबसाइट थी जिसके ऊपर इतने सारे कस्टमर्स शॉपिंग कर रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज किया जाए और हजारों लोग जो है जिसके पास अपनी खुद की प्रोडक्ट्स तो है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पास कस्टमर्स नहीं है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा पाए। ये एक बहुत ही बड़ा और रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी आइडिया था। हजारों लोग ऐसे थे जो अमेज़ॉन के साथ जुड़ना चाहते थे ताकि वो इस बड़े से कस्टमर बेस का फायदा ले पाए। तो अमेज़ॉन अब ऑनलाइन बुक स्टोर ना रह करके ऑनलाइन मॉल बन गया जहां पर लाखों कंपनीज के करोड़ों प्रोडक्ट्स मिलते थे। और 2005 में जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन प्राइम लॉन्च किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें 2 दिन के अंदर आपने जो भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से परचेज किए हैं उसकी गारंटेड डिलीवरी मिलती थी। उसके लिए कस्टमर्स को $79 साल के भरने होते थे। दोस्तों, ये प्रोग्राम लॉन्च होते ही दुनिया का सबसे बड़ा मेंबरशिप प्रोग्राम बन गया। करीबन 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ लोगों ने अमेज़ॉन प्राइम में एनरोल किया और अमेज़ॉन प्राइम की सक्सेस ने जेफ बेजोस को बिलियनियर बना दिया। 2013 में जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि यूएस का एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर था, उसे एक्वायर कर लिया। और चूंकि मीडिया का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स के साथ होता है, जेफ ने यूएस की जो पॉलिसी मेकिंग थी उसमें भी अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जारी रखा। एक टाइम ऐसा था जब जेफ बेजोस बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था और वो टैक्स में ऑलमोस्ट $0 दे रहा था। उसके बाद जेफ ने एक बड़ी सी छलांग लगाने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि मेरे पास इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों ना इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किसी और कंपनीज के डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाए। और उस दौरान 2013 में यूएस की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA को अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक कंपनी की जरूरत थी जो उसका जो डेटाबेस है उसको सिक्योरली अच्छे से मैनेज करे। तो अमेज़ॉन ने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब किया और 10 साल के लिए $600 मिलियन में वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया।
और उसके बाद दुनिया भर की कंपनीज को अमेज़न की ये जो वेब सर्विस थी, जिसका अमेज़न ने नाम दिया अमेज़न वेब सर्विस यानी कि AWS, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो गया। सबको लगा कि अगर अमेज़न US की CIA का डेटा सिक्योरली मैनेज कर सकती है तो किसी और कंपनी के डेटा को सिक्योरली वो डेफिनेटली मैनेज कर पाएगी। और इसके कारण अमेज़न वेब सर्विस यानी कि AWS दुनिया की टॉप नॉच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में से एक बन गई। आज दुनिया की 10 लाख से भी ज़्यादा ब्रांड्स अमेज़न की ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है उसका इस्तेमाल करती है, जिसमें LG, नेटफ्लिक्स, उबर ऐसी ढेर सारी ग्लोबल ब्रांड्स भी शामिल है। उसके डेटा को अमेज़न वेब सर्विसेज सक्सेसफुली मैनेज कर रही है। यानी कि जेफ बेजोस ने एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर दुनिया भर की ब्रांड्स के डेटा को वो लोग मैनेज कर रहे थे। ये कोई मामूली पोजीशन नहीं है। तो अमेज़न अल्टीमेटली अब ऐसी कंपनी बन रही थी जो सब कुछ बेचती भी थी और सब कुछ कर भी रही थी। यानी कि अमेज़न अब हर एक सेक्टर में अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही थी। अमेज़न ने 2010 में अमेज़न स्टूडियो स्टार्ट किया जहां पर वो टीवी सीरीज़ और फिल्म्स को प्रोड्यूस कर रहे थे और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके साथ साथ अमेज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रही थी, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो ह्यूमन की तरह सोचे और ह्यूमन की तरह, लोगों की तरह डिसीजन मेकिंग करे। 2018 में उसने पिल पैक करके एक फार्मेसी चेन थी उसे परचेज किया और उसे परचेज करते ही फार्मेसी मार्केट पूरी तरीके से हिल गया, क्योंकि सबको पता चल गया कि अमेज़न की एंट्री फार्मेसी मार्केट में भी हो चुकी है। और जैसे ही 2019 में अमेज़न ने JP मॉर्गन और बर्कशायर हैथवेज के साथ मिलके हेल्थ सेक्टर में अपनी एंट्री की, उसके साथ ही उसने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरीके से बदल के रख दिया। लेकिन अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा पल आने वाला अभी बाकी था। उसने 5 जुलाई 2019 को, यानी कि अमेज़न के एग्जैक्ट 25 साल पूरे होने के दिन पे ही अपनी जो वाइफ थी उसे डिवोर्स दे दिया। और उसका जो डिवोर्स का जो सेटलमेंट था दोस्तों, वो था $38 बिलियन। उसे अगर हम लोग पैसों में कन्वर्ट करें तो वो होंगे 2,77,000 करोड़ रुपए। ये दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स सेटलमेंट था। दोस्तों, अगर हमें इसकी कंपैरिजन करनी हो तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने 120 करोड़ लोगों के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था, जबकि यहाँ पर डिवोर्स का सेटलमेंट ही 3.25 लाख करोड़ का हुआ। तो ये सेटलमेंट हो जाने के बाद मैकेंजी स्कॉट यानी कि उसकी जो एक्स वाइफ थी वो एक ही दिन में दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। और जेफ ने उसके बाद एक फॉर्मर टीवी एंकर लोरेन सेंचेज के साथ शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, इन सारे बदलाव के दौरान जेफ का एक सपना था जो कि बचपन से था कि स्पेस को एक्सप्लोर करना, किस तरीके से ब्रह्मांड के जो रहस्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जा सके, उसके बारे में जेफ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जेफ बेजोस आज एक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं जिसमें वो हर साल $1 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अभी वो ब्लू मून लैंडर के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी सैटेलाइट को वर्टिकली लैंड किया जाए। दोस्तों, आज जेफ बेजोस की संपत्ति $197.8 बिलियन है, जो दुनिया के 120 देशों की GDP से भी ज़्यादा है। और अमेज़न आज दुनिया की सबसे लीडिंग और सबसे ट्रस्टेड ब्रांड्स में से एक है। दोस्तों, आज दुनिया में 2 टाइप्स की ब्रांड्स हैं। एक तो ऐसी ब्रांड्स जो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते हैं, और दूसरी ऐसी ब्रांड जो इन सारी ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। तो अमेज़न ये दूसरे टाइप का बिजनेस मॉडल है, ये एक दूसरे टाइप की ब्रांड है जहां पर वो दुनिया भर के बिजनेसेस को एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं जिसके जरिए लाखों ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर पा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।